नमस्कार साथियों, दृष्टि एचसीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, देश को अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल चुकी है। हम सभी भारतीयों के लिए ये गौरव का पल तो है ही, और हरियाणा प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए भी ये गौरव का पल है। और उनकी खुशी तो डबल होगी क्योंकि हरियाणा प्रदेश में ही ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत हुई है। जींद से सोनीपत का ये रूट रहेगा और ये लगभग 89 किलोमीटर के आसपास का ये रूट है, जिसपे ग्रीन हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसको सुचारू रूप से यात्रा के लिए ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। और ये हरी झंडी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी जींद में एक आयोजन के तहत इसकी शुरुआत की है। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन जो ट्रेन है ये क्यों हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण है, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये ग्रीन मोबिलिटी क्या है, कैसे आने वाले समय में जो विशेष तौर पर लॉजिस्टिक मतलब सामान इधर से उधर सप्लाई करने के लिए प्लस यात्रियों को लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिशन है इंडियन ट्रेन्स के लिए, ये किस प्रकार से ऐतिहासिक हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक दौरा रहा और स्वच्छ रेलवे मोबिलिटी की अभी शुरुआत हुई, क्योंकि ये जो अभी प्रोजेक्ट है इसको हरी झंडी मिल चुकी थी पहले ही। अभी इसका क्रियान्वयन और अभी इसका सुचारू रूप से इसको लागू और चला दिया गया है। अब देखते हैं आगे कि इसमें मेन चीजें क्या रही। ये जो अभी इवेंट हुआ उसमें देखिए, बुनियादी ढांचे के जो विकास है उसकी समय रेखा और उसकी रूपरेखा एक बार देख लेते हैं। हरियाणा में जींद में एकलव्य जो स्टेडियम है उसके एकलव्य स्टेडियम से घोषणा की गई और एकलव्य स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई कि लगभग 14,700 करोड़ की जो लागत है, परियोजना है, उसका शिलान्यास किया गया और पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन वो हो चुका है। और हरियाणा प्रदेश के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में अब जो आगे जो भी डेवलपमेंट है रेल से संबंधित, रेल नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, इन सभी का विकास होगा। देखिए, हरियाणा धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब नॉर्थ का बन रहा है। हरियाणा में जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो गुड़गांव में भी है, उसी में बावल के पास भी है, रेवाड़ी के पास भी है, सोनीपत भी, पानीपत में भी अब धीरे धीरे जो वेस्टर्न हरियाणा है वहां पर भी बन रही है। उसी के साथ साथ चंडीगढ़ वाले एरिया में भी, मतलब नॉर्थ हरियाणा में। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हरियाणा में एक है कि लॉजिस्टिक जो सप्लाई है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द रोड और रेलवे जो नेटवर्क है उसमें थोड़ी सी इशू है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। वो जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट नहीं है। और आज के दिन दो ही चीजों की कीमत है कि जो भी सामान बनाए आप कम लागत में बनाए, प्लस जल्दी से जल्दी आप पहुंचा सके, डिलीवरी कर सके। इन दो की ही कीमत है, समय की और समय और पैसों की कीमत। यदि हम ये पूरा कर पाए तो हरियाणा प्रदेश जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ साथ एक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का भी बहुत बड़ा उदाहरण बन सकता है। इसीलिए ये एक ऐतिहासिक कदम है हरियाणा प्रदेश के लिए। तो उसी के साथ साथ यदि हम और देखें तो और भी ऐसी क्षेत्रीय परियोजनाएं हैं लगभग 4,700 करोड़ के आसपास की, जिनके बारे में इस उद्घाटन और ये जो शिलान्यास रहा इसमें चर्चा किया। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि जो अनाउंस हुए हैं और जिनके बारे में अभी आने वाले समय में भी चर्चा रहेगी, जैसे कि दिल्ली से अमृतसर एक्सप्रेसवे बनेगा, जैसे कि दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे बनेगा, जो कि समय जो सीमा है उसको काफी हद तक कम कर देगा। जैसे कि दिल्ली से अमृतसर लगभग 3.5-4 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली से कटरा लगभग पहले 10 घंटे लगते थे, अब लगभग 5.5-6 घंटे में ही आप पहुंच सकते हैं। सो इतना कम टाइम लगेगा यदि आप इन एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी के साथ साथ सबसे बड़ी जो चीज होती है, ठीक है हमारा और आपका टाइम कोई बात नहीं 3-4 घंटे, लेकिन लॉजिस्टिक में ये जो टाइम है, यदि एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है समय, क्योंकि इंटरनेशनल जो प्लेयर है उनके साथ कंपटीशन करना पड़ता है हमें। सो पंजाब में भी इन ऐसी चीजों से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट रहेंगे, लगभग 5,470 करोड़ के ऐसे बहुआयामी और बुनियादी ढांचे से संबंधित जो परियोजनाएं होंगी उनका शुभारंभ होगा। अभी देखिए आने वाले समय में भारत की जो पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है इससे संबंधित कुछ बात करते हैं कि इसके मेन जो पॉइंट से मेन फीचर है वो क्या है। सबसे पहली बात है ये पूर्णतः स्वदेशी है, मतलब हम अपने देश में ही बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम जल्दी इसको लार्ज स्केल पर भी लेकर के जा सकते हैं, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और दूसरे एरिया जो है, यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो इसको और भी जगह है, जैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये तो नदर्न रेलवे जोन में है, सदर्न में, उसी के साथ साथ ईस्ट में, वेस्ट में और भी जगह आ सकता है धीरे धीरे। तो स्वदेशी तौर पर और पूर्णतः स्वदेशी है, इसलिए भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग
और इसी के जितनी भी तकनीकें हैं वो सारी की सारी भारत में ही बनाई गई हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। उसी के साथ साथ यदि देखें और जो महत्वपूर्ण इससे संबंधित जो पॉइंट है उनमें एक पॉइंट ये भी है कि जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लांट है वो इसके लिए लगाया गया, और ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लांट है वो जींद में ये जो है सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के लिए नई सुविधा स्थापित करेगा। उसी के साथ साथ यदि हम देखें ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये फ्यूल सप्लाई करेगा इस ट्रेन के लिए। देखिए ये जो ट्रेन है ग्रीन मोबिलिटी के लिए ऐतिहासिक कदम है। ग्रीन मोबिलिटी में क्यों? ग्रीन मोबिलिटी इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी जो समय है उसमें एनवायरमेंटलिज्म की वेव है। अभी एनवायरमेंटलिज्म है क्या? क्योंकि हम सभी को पता है कि पर्यावरण में कितना ज्यादा प्रदूषण है यदि हम बार बार फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, कितना प्रदूषण बढ़ता है। उससे जलवायु जो परिवर्तन है वो कितनी तेज रफ्तार से हो रहा है आज के दिन। जिस समय बारिश होनी चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही, जिस समय होनी चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही। बारिश की जो इंटेंसिटी है उसमें भी बदलाव है, फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस हैं। मॉनसून के एंड में ज्यादा बारिश हो रही है, मॉनसून की शुरुआत में कम हो रही है। ये सभी जलवायु परिवर्तन है, और जलवायु परिवर्तन के और भी भीषण परिणाम हो सकते हैं। ये तो जस्ट हमने रेनफॉल से संबंधित, बारिश से संबंधित, मॉनसून से संबंधित चर्चा की है, लेकिन इसके और भी भयावह परिणाम हो सकते हैं यदि हम ठीक नहीं करते तो मैक्सिमम जो प्रदूषण है, मैक्सिमम जो जलवायु को चेंज करने वाले जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इसी सेक्टर से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से ही वायुमंडल में रिलीज होती है। तो आने वाले समय में हमें ग्रीन मोबिलिटी की तरफ और जाना पड़ेगा, और एग्रेसिवली और जल्दी से जाना पड़ेगा। तो एक ऐतिहासिक कदम मास ट्रांसपोर्टेशन में ग्रीन मोबिलिटी का ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ग्रीन मोबिलिटी से संबंधित कुछ और जो पॉइंट होंगे अभी हम देखेंगे। देखिए उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो और दूसरे यदि देश से इसको कंपेयर करें तो ये कीर्तिमान है। कैसे कीर्तिमान है? देखिए यदि हम इस ट्रेन की लंबाई देखें तो अन्य जो देश है जैसे जर्मनी और चीन में भी ये ट्रेन है, लेकिन वहां पर यदि लंबाई देखें तो 2 से 3 कोच हैं केवल और केवल। लेकिन भारत में जो है उसमें लगभग 10 के आसपास कोच है। ये इतनी बड़ी ट्रेन है। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो क्षमता, यात्रियों की क्षमता उनमें लिमिटेड है क्योंकि 2 ही कोच हैं। इसमें लगभग 2600 के आसपास यात्री इसमें यात्रा कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो इंजन की जो शक्ति है बहुत उसमें काफी कम है, मानक क्षमता है लगभग यहां पर देखें तो 3200 हॉर्स पावर की है। और इतनी शक्तिशाली जो है ये ट्रेन है, इसका इंजन जो है काफी बड़ा है, इसीलिए इट कैन सपोर्ट 10 कोचेस। और पैसेंजर भी देखिए लगभग 2600। इसका मतलब मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में ये लाभकारी रहेगी आने वाले समय में, यदि ये सुचारू रूप से और यदि ये प्रोजेक्ट सफलता की तरफ आगे बढ़ता है आने वाले समय में। देखिए हाइड्रोजन ट्रेन में यदि मुख्य तौर पर देखें तो फ्यूल के रूप में हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपको कोई भी फ्यूल बर्न करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली जाएगी, प्लस ये जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जाकर के ये मिक्स होंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब जो ये हीट प्रोड्यूस होती है उसी से हम बिजली बनाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एयर इनटेक इधर हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल इधर हो गया, लेकिन एग्जॉस्ट में केवल और केवल इसमें वाटर वेपर आएगी, H2O। और जो ये वाटर वेपर है इससे कोई भी जलवायु परिवर्तन होगा ही नहीं, इससे कोई भी प्रदूषण होगा नहीं। इसलिए केवल जल वाष्प जब निकलती है तो 100% शून्य कार्बन होता है इसमें, और शून्य कार्बन के कारण ये हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसीलिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है ग्रीन मोबिलिटी की तरफ। यदि हम और चीज इसमें देखें तो ओवर हीटिंग के जो तार हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलेगी। मतलब जो नॉर्मल जो ट्रेन है उसमें आपको पता है कि जो ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो लाइंस होती हैं उनमें हीटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंजन हीटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से हमें आजादी मिल सकती है। अच्छा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उससे भी बचेंगे क्योंकि उसमें बहुत खर्चा लगता है। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो इसमें मल्टीलेयर सुरक्षा भी है, और मल्टीलेयर सुरक्षा होने के कारण जैसे कि क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जो एक्सप्लोजिव है, तो हाइड्रोजन यदि स्टोर करेंगे और ट्रेन में एक्सप्लोजन का खतरा होगा, किसी भी कारण यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो वो विस्फोटक हो सकती है। इसीलिए हाइड्रोजन जो रिसाव है उसको चेक करने के लिए सिस्टम है। उसी के साथ साथ यदि बहुत ज्यादा गर्म हो जाए इंजन और उसका कोई भी इंपैक्ट ना हो वहां पर हाइड्रोजन पे जो स्टोर है, उसके लिए भी सिस्टम्स हैं। और आग से बचने के लिए और धुएं से बचने के लिए तुरंत कि यस अभी जैसे सेंसर्स जो हैं वो भी हैं इसमें, ताकि उन्नत प्रणाली इन सब का हम इस्तेमाल करें और अपने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं इन ट्रेन में उनको बढ़ाया जाए। ये भी सारे के सारे सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड है। तो हम देखें हरित मोबिलिटी और आर्थिक विकास में इसका ये जो महाअभियान है ये किस प्रकार से है। सबसे पहला 100% स्वच्छ ऊर्जा हो गई।
तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी चीज है। आज के दिन 100% स्वच्छ ऊर्जा, क्योंकि क्लाइमेट वो भी तो है ना, क्लाइमेट पैक्ट्स भी तो है ना यूएनएफसीसी के तहत, पेरिस एग्रीमेंट, और इंडिया ने भी तो कमिटमेंट किया हुआ है ना, और कि आने वाले समय में हम इतनी इतनी जो है वो कट करेंगे, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उससे इतने ग्रीन हाउस गैस हम लोग कट करेंगे, ताकि वायुमंडल में प्रदूषण, वायुमंडल में कोई भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम ना वो करें, मतलब एग्जॉस्ट से रिलीज ना करें। और उसी के साथ साथ हमारे जो महानगर है उसमें बहुत बड़ी प्रदूषण की समस्या भी है। तो जितना जल्दी हम अपने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को ग्रीन मोबिलिटी की तरफ लेकर के जाएंगे, उतना ज्यादा बेहतर हमारे लिए भी रहेगा। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो इतने करोड़ 24,640 करोड़ से भी ज्यादा की ये लागत है, और उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ी है कि बुनियादी ढांचे और विकास के लिए ये सच में एक ऐतिहासिक निवेश है और एक ऐतिहासिक कदम है। क्योंकि उसी के साथ साथ देखिए, जब भी निवेश आता है और इतना ज्यादा रुपए आता है तो वो उसके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था के जो और सेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए आपने आपने ट्रेन का, आपने रेलवे, आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यदि उसमें इन्वेस्ट किया, तो उसी के साथ साथ आपने जो रॉ मटेरियल लिया, आप जो लोगों ने काम किया उनके पास पैसे आएंगे, रॉ मटेरियल जो बनाती कंपनियां उनके पास पैसे जाएंगे, तो अर्थव्यवस्था पे इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। और बाकी जितनी भी अर्थव्यवस्था में और जो पिलर्स हैं वो भी चलना शुरू करते हैं, वो भी घूमना शुरू करते हैं, और वृद्धि जो ग्रोथ रेट है अर्थव्यवस्था की वो भी स्पीड पकड़ती है। तो इसीलिए भारत ने केवल एक नई तकनीक को नहीं अपनाया, बल्कि 10 कोच वाली और 3200 हॉर्स पावर वाली जो क्षमता के साथ दुनिया के सामने एक नया और उन्नत ग्लोबल बेंचमार्क स्टेब्लिश किया है। इसलिए इसको एक बहुत ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, और हरियाणा प्रदेश के लिए तो गौरवान्वित करने वाली एक खबर है ही, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में यदि ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो पूरे भारत में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा, पूरा भारत इस मॉडल को अपनाने का प्रयास करेगा। सो साथियों, आज के लिए इतना ही था। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये न्यूज जान करके कैसा लगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।